पढ़ना क्या? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसे कहेंगे पृष्ठ तनाव? क्या होती है? पृष्ठ तनाव द्रव में होता है। किसमें? द्रव में। द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव बहुत ही कम जगह छेकने की प्रवृत्ति रखती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव बहुत ही कम जगह छेकने की प्रवृत्ति रखती है, तो उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव को खूब बढ़िया से समझने के लिए हम लोग को पहले एक बिंदु समझना है। वह क्या है? ससंजक बल। किसे कहते हैं ससंजक बल? समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। द्रव में जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, तो पानी की एक बूंद, पानी की एक और बूंद, पानी की एक और बूंद मिल करके पानी की एक बड़ा सा बूंद बनता है। तो पानी की बूंद, पानी की बूंद दोनों समान अणु हो गया कि असमान? समान। यह भी पानी का बूंद है, यह भी पानी का ही बूंद है। तो इसमें जो अणु का गुण होगा वही गुण इसमें भी रहेगा, समान अणु हो गया। तो समान अणुओं के बीच एक बल लगता है और उस बल के कारण वह एक दूसरे में मिल जाता है, तो यही कहलाता है क्या? ससंजक बल। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। हम आपको बताएं कि एक पानी के बूंद दूसरे पानी के बूंद को अपनी तरफ खींच रहा था, यह इसको खींच रहा था, यह इसको खींच रहा था। एक बूंद यह है, एक और बूंद इसके बगल में हो जाता है, यह इसको खींचेगा अपनी तरफ और यह जो है इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है और इसी बल के कारण यह इसको खींच लेता है, इसको खींच लेता है और दोनों मिलकर के एक बड़ा बूंद बन जाता है। तो इस बूंद के ऊपर, इस पानी के बूंद के ऊपर यहाँ पर सतह पर एक बल कार्य करता है, वही बल कहलाता है क्या चीज? ससंजक बल। ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव होती है। तो पृष्ठ तनाव हमसे देखे, पृष्ठ तनाव क्या होती है? देखिए, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव द्रव का एक गुण होता है जिस गुण के कारण वह अपने क्षेत्रफल को हमेशा कम करने की कोशिश करता है। द्रव चाहता है कि वह सिकुड़ के रहे, द्रव कभी भी फैलना नहीं चाहता है। द्रव में एक प्रवृत्ति होता है क्या चीज? सिकुड़ने की। वह सिकुड़ करके रहना चाहता है और सिकुड़ करके रहने से जानते हैं कि क्षेत्रफल कम छेकेगा या ज्यादा? कोई भी चीज सिकुड़ेगा तो कम जगह न छेकेगा और फैलेगा तो ज्यादा जगह छेकेगा। तो जिसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति हो, तो जिसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होगी वह क्या करेगा? अपने क्षेत्रफल को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? क्षेत्रफल को कम करेगा। तो यह गुण किसमें होता है? द्रव में। द्रव में एक गुण होता है जिस गुण के कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, तो वह गुण ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में परिभाषा बताया गया कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। पृष्ठ तनाव क्या है? द्रव द्वारा लगने वाला एक प्रकार का बल है जो उसकी एकांक लंबाई पर लगता है। जल की बूंदे आपको बताए कि एक बूंद है और एक बूंद है, तो यहाँ भी बल खींच रहा है और यहाँ से भी बल खींच रहा है। एकांक लंबाई पर, जल के बूंदों की एकांक लंबाई पर एक प्रकार का बल जो लग रहा है वह बल ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसी बल के कारण यह क्या करता है? यह इसको अपनी तरफ और यह इसको अपनी तरफ खींच करके यह एक दूसरे में मिल करके एक बड़ा सा बूंद हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है? परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं पृष्ठ तनाव किसी द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। पृष्ठ तनाव को सूचित किया जाएगा क्या चीज से? टी से। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल था तो टी बराबर क्या लिखा जाएगा? एफ बटा एल। एफ बटा एल एकांक लंबाई है ना बुआ, तो लंबाई के लिए एल लिखे। अब बताया गया कि पृष्ठ तनाव होने का मुख्य कारण क्या है? अभी आपको बताया बल, एक बूंद दूसरे को एक बल से खींचता है और यहाँ पर जो बल जिस बल से खींचता है वह बल कहलाता है ससंजक बल।
कौन सा बल? ससंजक बल। तो पृष्ठ तनाव द्रव्य में जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ससंजक बल। किसके कारण पृष्ठ तनाव का गुण होता है? ससंजक बल के कारण। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। देखिए यहीं से मात्रक निकल गया। ये क्या है? बल बटा लंबाई। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, न्यूटन को ऐसे बल का मात्रक ऐसे भी लिखा जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एफ के बदला में एफ का मात्रक हो गया क्या? न्यूटन। तो न्यूटन के बदला में हम लोग ऐसे तो लिखे न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन के बदला में यह भी लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बटा के नीचे मीटर था तो मीटर लिख दिया। मीटर से मीटर क्या होगा? कट जाएगा। तब क्या बचेगा? केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसकी यदि बीमा बनाने के लिए कहे कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, तब बीमा बनाना आप लोग सीखे हैं। केजी के लिए बीमा क्या लिखाता है? एम। और सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या लिखेगा? टी के पावर 2। लेकिन इतना बटा के नीचे है ना, ये बटा के ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा? टी माइनस 2। तो यह हो गया एम टी माइनस 2। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी? एम टी माइनस 2। अब देखिए पृष्ठ तनाव से संबंधित अगला बिंदु क्या कहता है कि पृष्ठ तनाव होता है किसमें ज्यादा होगा? शहद में ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। पानी से ज्यादा होता है शहद में और केरोसिन से ज्यादा होता है पानी में। पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है करके क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो किसमें ज्यादा होगा? शहद में पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, पानी में उससे कम होगा, केरोसिन में उससे भी कम होगा। आगे कहता है कि पानी में अशुद्धियां मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अशुद्धियां मिलाने से पृष्ठ तनाव घटता है। अब अशुद्धियां के रूप में क्या मिलाया जाएगा? डिटर्जेंट। सर्फ देखे है ना, सर्फ को घोल दिया जाए पानी में तो उस पानी का जो पृष्ठ तनाव होगा वह कम हो जाएगा। साबुन को घोल देने से, शैम्पू जब नहाने के समय प्रयोग करते हैं ना, शैम्पू भी पानी के साथ घोलने से क्या होता है? पानी का पृष्ठ तनाव कम जाता है। अच्छा, पृष्ठ तनाव जब कम हो जाएगा तो पानी क्या होगा? वह फैलेगा। पानी फैलेगा। ऐसे पानी की प्रकृति कैसी होती है? सिकुड़ने की। लेकिन यदि उसका पृष्ठ तनाव कम होने लगेगा तो वह क्या हो जाएगा? फैलना शुरू करेगा, फैलने लगेगा। अब पानी में अशुद्धियां जैसे साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट इत्यादि मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव घटता है। साथ ही पानी को गर्म करने पर भी उसका पृष्ठ तनाव घटता है। पानी गर्म करने पर क्या होगा? पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव उसका घटेगा। ठंडे पानी का पृष्ठ तनाव गर्म पानी की तुलना में होता है अधिक होता है। ठंडे पानी में पृष्ठ तनाव गर्म पानी की अपेक्षा होता है अधिक होता है। ठंडे पानी से गंदगी अच्छा से साफ नहीं होता है, गर्म पानी से अच्छा से साफ होता है। तो यहाँ जब क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि कपड़े को साफ करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो गर्म करने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम होता है तो पानी ज़्यादा जगह छेकता है, फैलता है, और फैलता है तो कपड़े की गंदगी को काट के वह बाहर करता है। तो गर्म करने पर पानी के पृष्ठ तनाव का मान घटता है, ठंडे पानी के पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है। देखिए पानी में अकार्बनिक पदार्थ मिलाने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। एक ही बिंदु है, एक ही कारण है पृष्ठ तनाव बढ़ाने का, जब पानी में अकार्बनिक पदार्थ मिलाया जाएगा तब। नहीं तो कोई भी घटना हो अब पानी से पूछे कि उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब पृष्ठ तनाव हमेशा घटेगा। केवल अकार्बनिक पदार्थ मिलाने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। अब पृष्ठ तनाव देख लिए, इससे संबंधित बिंदु। अब इसका उदाहरण बार बार, पृष्ठ तनाव क्या है आप समझ गए। क्वेश्चन में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, परिभाषा लेके आपको इसका उदाहरण देगा, घटना देगी और इस घटना के बारे में कहेगा कि यह किसका उदाहरण है, यह घटना क्यों होती है, किसके कारण होती है। तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण देखिए, वर्षा की बूंदे गोल होती है। वर्षा की बूंदे के गोल होने का कारण क्या होती है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदे गोल होती है। पारे की जो बूंदे होती है वह भी क्या होती है? गोल होती है। पारा थर्मामीटर में देखे ना, थर्मामीटर में जो पारा होता है वह गोल होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद कहा गया कि शेविंग ब्रश, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है,
देखे ना, सैलून में दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है उसे पानी में जब डाला जाता है भिगाने के लिए तो उसका ब्रश आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। यह उदाहरण है किसका, पृष्ठ तनाव का। हम लोग घर की पुताई करते हैं, ब्रश का बाल जब हम लोग रंग में, पेंट में या पानी में डालते हैं तो उसका बाल भी क्या होता है, चिपक जाता है। जब हम लोग स्नान करते हैं तो ऐसे सूखा हुआ बाल फैला हुआ रहता है। स्नान करने के समय जैसे ही पानी से भीगता है तब बाल सब क्या होता है, चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है। यह सब किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का। आगे है कि पतली सुई या ब्लेड पानी की सतह पर तैरते रहता है, इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी, देखिए परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई भी छोटा से छोटा वस्तु दे दे और कहे कि यह वस्तु पानी की सतह पर तैरता है तो इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। सुई दे, ब्लेड दे, कपूर दे, मतलब छोटा छोटा कोई ऐसा चीज दे। मच्छर बोलेगा कि मच्छर पानी की सतह पर क्यों तैरते रहता है, इसका कारण क्या है, पानी में पृष्ठ तनाव होता है। ऊपर से सतह पर एक प्रकार का लेयर बना हुआ रहता है, उसी लेयर पर वह सब तैरते रहता है, तो इसका कारण होगा पृष्ठ तनाव। लेकिन यदि कोई बड़ा वस्तु कह दे कि कोई व्यक्ति, मनुष्य पानी में तैरता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण हो जाएगा उत्प्लावन बल ना। उत्प्लावन बल के बारे में आर्किमिडीज ने अच्छा से बताए थे, तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए मच्छर का पानी में की सतह पर तैरना किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। गर्म खाना एवं सूप का स्वादिष्ट लगना, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण है। गर्म भोजन में पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण जब भोजन किया जाता है तो जीभ के सभी भागों में वह अच्छा से मिल जाता है, और सभी भागों में मिलता है तो जीभ में असंख्य कणिकाएं होती है छोटी छोटी, जो सबका काम अलग अलग होता है, वह सब स्वाद खींचने का काम करता है। तो जीभ के सभी भागों तक भोजन जाएगा तो सब भाग स्वाद खींचेगा, तो उसके कारण क्या होता है कि गर्म खाना का, गर्म भोजन का स्वाद अच्छा लगता है। और ठंडे भोजन में पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण जीभ के सभी भागों, सभी कणिकाओं तक भोजन अच्छा से नहीं मिल पाता है। सभी कणिकाएं अच्छी तरह से सब के सब अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो उसमें स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन गर्म भोजन क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण उससे स्वाद का पता चलता है। आगे एग्जाम्पल में क्या है, साबुन का बुलबुला बड़ा बनता। साबुन वाले पानी से बुलबुला बनेगा, वह बुलबुला बड़ा बड़ा बुलबुला बनता है, और ऐसे पानी से बुलबुला नहीं बन पाता। बनेगा भी तो बहुत छोटा छोटा बनेगा, तुरंत टूट जाएगा, बनेगा तुरंत टूटेगा। टूटने का कारण भी वही है कि वो हमेशा चाहता है क्या होना, सिकुड़ जाना। तब बुलबुला बना, वह सिकुड़ने की प्रवृत्ति के कारण सिकुड़ेगा, तो वह बुलबुला तुरंत का तुरंत टूटेगा। लेकिन साबुन वाला में क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम जाता है, तब पृष्ठ तनाव का कम हो जाने के कारण उसका बुलबुला देर तक ले बना रहता है। तो हम लोग इतना सारा क्या देखे, पृष्ठ तनाव से के कारण होने वाली घटना है, उसका उदाहरण हो गया। चलिए नोट करिए जल्दी से। ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना था, उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन बल किसे कहेंगे, यह बल भी किसमें लगता है, द्रव में। उत्प्लावन बल किसमें लगता है, द्रव में। लेकिन द्रव में किस दिशा की ओर, ऊपर की ओर। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्प्लावन बल की दिशा होती है ऊपर की ओर। द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल उत्प्लावन बल कहलाता है। द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। सुनिए, कोई वस्तु पानी में तैरती है, उसका भी कारण होता है, एक बड़ा कारण है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी हुई वस्तु पर लगता है और उसकी दिशा ऊपर की ओर होती है, जिसके कारण वह वस्तु को अंदर की ओर नहीं डूबने देता है। वह हमेशा वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देते रहता है, जिसके कारण वस्तु पानी में न डूब करके पानी के ऊपर सतह पर रहता है। अच्छा, इस बल के बारे में किसने बताया, उत्प्लावन बल के बारे में? यूनान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। याद रखेंगे कहाँ के थे, यूनान के। यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसकी संकल्पना की है। उत्प्लावन बल की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था, यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज के द्वारा। सुनिए, पहले उत्प्लावन को हम लोग समझ लिए। द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, जिस वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा
उत्प्लावन बल उस पर उतना ही अधिक लगेगा। उत्प्लावन बल वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावन बल उस पर उतना ही अधिक लगेगा। कम आयतन वाले वस्तु पर उत्प्लावन बल कम लगेगा। अधिक आयतन वाले वस्तु पर उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा। समझिए, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आयतन पर। अब उसके बाद हम सब देखते हैं कि इस उत्प्लावन बल की संकल्पना, तो संकल्पना किसने किया था? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉइंट बना करके, उत्प्लावन बल की संकल्पना, या इसी को टॉपिक में हम सब नाम देंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। अच्छा से समझिए इस सिद्धांत को। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिए, क्या बताए थे? उत्प्लावन बल के बारे में क्या बताए, उत्प्लावन बल की खोज कैसे किए? एक बार आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनान के। एक बार क्या किए थे? पानी में वह तैरने के लिए गए, तो उन्हें अपने शरीर का पूरा भार पता था कि उनके शरीर का भार लगभग 50 kg है। जब वह पानी में तैरने के लिए गए तो उनको अपने शरीर के भार में बहुत कमी महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि हमारा भार 25 किलो का है, 30 किलो के है, जबकि वास्तविक भार कितना था? 50 किलो। तो पानी में गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भार कम हो रहा है, तो क्या किए? पानी से बाहर निकल गए और बाहर निकल के एक प्रयोग किए। प्रयोग क्या किए? तो एक जार ले लिए बड़ा सा। इस जार में क्या किए? पानी से इस जार को भर दिए। इस जार को पानी से भर दिए, पूरा ऊपर तक, ऊपर की सतह तक पानी अच्छा से भर दिए। एक और बड़ा जार में इस छोटे जार को रख दिए। ये पूरा पानी से भरा हुआ था। इसमें क्या किए कि 10 kg वाट का भार का कोई वस्तु को इसमें डुबाए। कितने भार के वस्तु को? 10 kg की भार की एक वस्तु को इसमें ले आकर के क्या किए? डुबा दिए। यह एक वस्तु है, इसमें रखा गया। तो जब इसे पानी में रखा गया, यह वस्तु पहले यहाँ था, और जब इसे यहाँ से लेकर के लाया गया, पानी में रखा गया, तो पानी में आने के बाद चूंकि यह पानी की सतह तो पूरा भरा हुआ था, यहाँ से क्या हुआ कि कुछ पानी गिर करके यहाँ पर इस सतह पर आ गया। और यहाँ पर जब इसका वेट देखा गया तो 10 kg की वस्तु हो गया कै kg के? 7 kg। यहाँ पर कै kg के था? 10 kg का। पानी में आने के बाद यह कै kg का हो गया? 7 kg का हो गया। और कुछ पानी यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो क्या किया? यहाँ से एक छिद्र करके और तब इस सारा पानी को बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालने के बाद इस पानी का जब वजन किया गया तो यह हो गया कै kg का? 3 kg का। तो 3 kg पानी यहाँ आ गया और 3 kg इसमें कमी हो गई। यह कै kg का हो गया? 7 kg के। कमी कितना का हो गया? 3 kg का। कितना का कमी हो गया? 3 kg। तो आर्किमिडीज साहब एक प्रयोग करने के बाद बहुत खुश हुए। उन्होंने एक सिद्धांत इसी के आधार पर दिए, उत्प्लावन बल के संदर्भ में सिद्धांत दिए, जो सिद्धांत कहलाया क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताए? तो सुनिए, इन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो डूबे हुए भाग द्वारा कुछ जल क्या किया जाता है? हटाया जाता है। यह वस्तु इसमें नहीं डुबाया जाता था, जो जल यहाँ से हट के बाहर निकला यह तो इसी में रहता। तो यह वस्तु इसमें आया तो कुछ पानी इसमें से निकल के बाहर हटा ना। तो यह सिद्धांत में क्या बताए कि यदि किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस डूबे हुए भाग द्वारा जो जल हटता है, जो पानी हटाया जाता है, उस पानी का भार इस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। तो यह सिद्धांत कहला गया किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर से सुनिए,
अच्छा से परिभाषा में बना करके आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज क्या बताए कि यदि किसी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो डूबे हुए वस्तु द्वारा कुछ द्रव या गैस को बाहर किया जाता है, जिसका भार मतलब बाहर किए गए द्रव या गैस का भार डुबाए गए वस्तु के भार के बराबर होता है, या कह सकते हैं वस्तु के हटाए गए भाग द्वारा जितना भाग से हटाया गया है उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो यह सिद्धांत कहलाया क्या? उत्प्लावकता का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत। और यही सिद्धांत के कारण क्या होता है, कोई भारी वस्तु भी पानी में नहीं डूब पाता है। इस सिद्धांत के बाद उन्होंने अच्छा से निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष में क्या बताया सुनिए, एक जार यह हो गया, दूसरा जार हो गया, तीसरा जार हो गया। बढ़िया से समझिए, इस तीनों में पानी भरा हुआ, तीनों जार में क्या है, पानी भरा हुआ, तीनों में वस्तु को डुबाया जाएगा, तीनों में वस्तु को डुबाया जाएगा। निष्कर्ष देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होता है? तो निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि यहाँ पर एक वस्तु को इसमें लाया जाए तो वस्तु आकर के डूब करके यहाँ इसके पेंदी में आ गया। वस्तु कहाँ आ गया? पेंदी में। एक वस्तु इसमें डुबाई गई उतना ही भार के, तो यह वस्तु कहाँ है? इसके बीच की सतह में है, बीच में यह वस्तु तैर रहा, और इसमें यदि वह वस्तु को डुबाया गया तो यह वस्तु पानी के ऊपरी सतह पर है। देखिए तीन स्थितियाँ पता चला। पहली स्थिति में वस्तु सतह में जाकर के पूरे नीचे चला गया, मतलब पूर्णतः वस्तु डूब गया। दूसरे स्थिति में देखा गया वस्तु बीच पानी में जाकर के तैर रहा, और तीसरा स्थिति में देखा गया कि वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर ही तैर रहा। तो तीन निष्कर्ष निकला। यह निष्कर्ष निकलने का कारण क्या हुआ कि इस वस्तु को जब पानी में लाया गया ना, तो इस वस्तु को द्वारा जितना पानी हटाया गया उसका भार इस वस्तु के भार से कम था। इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार इस वस्तु के भार से कम था, और इस वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा था। तो वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा होगा तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी। यदि वस्तु पानी में डुबाया जाए और इस वस्तु का भार इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा तो वस्तु पानी के बीच भाग में जाकर के तैरेगा। यदि वस्तु को डाला जाए और इस वस्तु का भार इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होगा तो वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरेगा। तीन स्थितियां पता चला।